हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एटॉमिक ट्यूटोरियल। सो गाइस, आज मैं आपको डीकार्बोजाइलेशन रिएक्शन के बारे में बताऊंगा और डीकार्बोजाइलेशन रिएक्शन को करवाने के लिए हम किस रिएजेंट का यूज करते हैं, आज हम उस रिएजेंट के ऊपर भी चर्चा करेंगे। तो बिना किसी देरी के अब चलते हैं हम अपने रिएक्शन के ऊपर। सपोज दैट हमारे पास एक कार्बोक्सिलिक एसिड मौजूद है और यदि मैं इस कार्बोक्सिलिक एसिड को सोडा लाइम से रिएक्ट करता हूं तो होता क्या है। तो होता कुछ यूं है कि इस कार्बोक्सिलिक एसिड से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर रिलीज हो जाएगा और हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन हो जाएगा। मतलब अगर आप इस एग्जाम्पल को देख पा रहे हैं तो इस एग्जाम्पल में मैंने किया क्या है। इस एग्जाम्पल में मैंने इथेनोइक एसिड को ले रखा है और इस इथेनोइक एसिड को मैंने सोडा लाइम से रिएक्ट भी कर दिया है। तो जब ये इथेनोइक एसिड सोडा लाइम से रिएक्ट करेगा तो इस इथेनोइक एसिड से ये जो कार्बोक्सिल ग्रुप है, ये कार्बोक्सिल ग्रुप आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनकर बाहर रिलीज हो जाएगा और रिमेनिंग हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन कर देगा। मतलब डीकार्बोजाइलेशन रिएक्शन में आपको केवल दो बातें याद रखनी है। नंबर 1, यदि आपके पास कोई कार्बोक्सिलिक एसिड है और इस कार्बोक्सिलिक एसिड को यदि आप सोडा लाइम से रिएक्ट करते हैं तो इस कार्बोक्सिलिक एसिड से ये जो कार्बोक्सिल ग्रुप है, ये कार्बोक्सिल ग्रुप आपका हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनकर बाहर निकल जाएगा और रिमेनिंग हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब दूसरी बात क्या याद रखना है? दूसरी बात आपको यह याद रखना है कि यदि नंबर ऑफ कार्बन एटम कार्बोक्सिलिक एसिड में n है, मतलब आपने जो कार्बोक्सिलिक एसिड ले रखा है यदि उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम n है तो जो हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन होगा, इस हाइड्रोकार्बन में नंबर ऑफ कार्बन एटम हमेशा n-1 रहेगा। मतलब अगर आप एक ऐसा कार्बोक्सिलिक एसिड लिए हैं जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम 5 हैं तो जो हाइड्रोकार्बन बनेगा उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम 4 होंगे। जैसे अगर मैं इस एग्जाम्पल की बात करूं तो इस एग्जाम्पल में मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड लिया है इथेनोइक एसिड और इस इथेनोइक एसिड में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 2 हैं और जो हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन हुआ है, इस हाइड्रोकार्बन के फॉर्मेशन में नंबर ऑफ कार्बन एटम 1 है। मतलब हमेशा लेस देन 1 मिलेगा। तो गाइज, अब हम बात करेंगे डीकार्बोजाइलेशन रिएक्शन के रिएजेंट की। ये रहा डीकार्बोजाइलेशन रिएक्शन का रिएजेंट और इस रिएजेंट को हम बोलते हैं सोडा लाइम। एंड सोडा लाइम इज नथिंग बट इट इज जस्ट अ मिक्सचर ऑफ टू केमिकल सब्सटेंस, वन इज कैल्शियम ऑक्साइड एंड अनदर इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। और ये जो मिक्सचर है कैल्शियम ऑक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड का, इन मिक्सचर को हम लेते हैं एक्वस फॉर्म में, मतलब पानी भी मौजूद रहेगा, मतलब इन द फॉर्म ऑफ एक्वस सॉल्यूशन। और डीकार्बोजाइलेशन रिएक्शन को करने के दौरान हम थोड़ा सा हीट भी यूज करते हैं। तो गाइज, अब आप सोच रहे होंगे कि भला इस कैल्शियम ऑक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड का डीकार्बोजाइलेशन रिएक्शन में क्या रोल है। तो आप बिल्कुल भी ना घबराएं, मैं इनके रोल को रिएक्शन मैकेनिज्म के दौरान समझाऊंगा। तो अब चलते हैं इनके रिएक्शन मैकेनिज्म के ऊपर। तो सपोज दैट हमारे पास एक कार्बोक्सिलिक एसिड मौजूद है और यदि मैं इस कार्बोक्सिलिक एसिड को सोडा लाइम के साथ रिएक्ट करता हूं तो आप सब जानते हैं कि सोडा लाइम इज अ मिक्सचर ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस फॉर्म में है। मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड ऑलरेडी डिसोसिएट फॉर्म में होगा Na+ और OH-।
अब ये Na+ और OH- सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस की तरह काम करेगा और ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है ये आपका एसिड की तरह काम करेगा। अब आपको पता होगा जहां पे भी एसिड और बेस होगा तो एसिड बेस रिएक्शन होना तय है, क्योंकि एसिड बेस रिएक्शन इज वन ऑफ द फास्टेस्ट रिएक्शन। अब अगर हम इस कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करें तो इस कार्बोक्सिलिक एसिड में ये जो हाइड्रोजन है ये हाइड्रोजन आपका एसिडिक हाइड्रोजन है। मतलब ये हाइड्रोजन H+ के रूप में बाहर निकल सकता है और जैसे ये हाइड्रोजन H+ के रूप में बाहर निकलेगा वो H+ इस OH- के साथ कॉम्बाइन होकर के वाटर का फॉर्मेशन कर देगा और ये कार्बोक्सिलेट आयन और ये सोडियम आयन मिल करके सॉल्ट का फॉर्मेशन कर देगा जिसका नाम हम लोग बोलते हैं सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बोलते हैं? सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब मैंने ये बता रखा है कि डीकार्बोजाइलेशन रिएक्शन के दौरान हम थोड़ा सा हीट का भी प्रयोग करते हैं। तो अब हम करेंगे क्या? अब हम इस सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को कर डालेंगे हीट, हल्का हीट कर देंगे और इस हल्के हीट से सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल जाएगा। और वो किस प्रकार निकलेगा तो चलिए अब हम उसको देखते हैं। अब आपको ये ऑक्सीजन दिख रहा होगा और इस ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर नेगेटिव चार्ज मौजूद है। अब ये लोन पेयर नेगेटिव चार्ज इस कार्बन के साथ पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। तो जैसे ही इस कार्बन और इस ऑक्सीजन के बीच में पाई बॉन्ड बनेगा, ये कार्बन और इस कार्बन के बीच में ये जो सिंगल बॉन्ड दिखाई दे रहा है ये सिंगल बॉन्ड इस कार्बन की तरफ ब्रेक हो जाएगा और इस स्टेप से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर रिलीज हो जाएगा और मिथाइल कार्बोनाइन का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब ये जो मिथाइल कार्बोनाइन बना है ये मिथाइल कार्बोनाइन फर्दर वाटर से रिएक्ट होकर के मीथेन का फॉर्मेशन कर देगा, मतलब हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन कर देगा। अब आपको यहां पे दो बातें याद रखनी है। सबसे पहला, ये जो स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनाइन, मतलब सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को जब आप हीट किए हैं तो हीट करने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकला है और मिथाइल कार्बोनाइन का फॉर्मेशन हुआ है और इस मिथाइल कार्बोनाइन के फॉर्मेशन वाले स्टेप को हम लोग बोलेंगे RDS, मतलब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। मतलब पूरे रिएक्शन के रेट को केवल और केवल यही स्टेप डिसाइड करेगा। कौन सा स्टेप? जिस स्टेप से आपका मिथाइल कार्बोनाइन का फॉर्मेशन हुआ है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ है। दूसरी बात, ये जो पूरा रिएक्शन है इस पूरे रिएक्शन को हम क्लोज्ड कंटेनर में करते हैं। अब इस पूरे रिएक्शन को क्लोज कंटेनर में करने से ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहां पे रिलीज हुआ है ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस उसी क्लोज कंटेनर में मौजूद होगा। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस फर्दर कैल्शियम ऑक्साइड के साथ रिएक्ट होकर के कैल्शियम कार्बोनेट का पीपीटी बना देता है और ये पीपीटी उस कंटेनर के बॉटम में जाकर के जमा हो जाता है। और पूरे रिएक्शन के ड्राइविंग फोर्स की बात करें तो यही रिएक्शन पूरे रिएक्शन के ड्राइविंग फोर्स का कारण है। मतलब पूरा रिएक्शन आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन में इस रिएक्शन के वजह से होता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो रिलीज हुआ ये कंटेनर के अंदर ही है क्योंकि हम क्लोज कंटेनर में काम कर रहे हैं और वो कार्बन डाइऑक्साइड फर्दर कैल्शियम ऑक्साइड से रिएक्ट होकर के कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन कर दे रहा है जो कि एक पीपीटी है। तो अगर हम डीकार्बोजाइलेशन रिएक्शन मैकेनिज्म की बात करें तो डीकार्बोजाइलेशन रिएक्शन मैकेनिज्म में दो बातें याद रखनी है। नंबर 1, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनाइन, मिथाइल कार्बोनाइन
फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनाइन इज कॉल्ड RDS। मतलब पूरे रेट को केवल और केवल ये स्टेप डिसाइड करेगा, जिस स्टेप में हम कार्बन आयन का फॉर्मेशन किए हैं। और दूसरी बात, जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ है सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को हीट करने से, वो कार्बन डाइऑक्साइड कैल्शियम ऑक्साइड के साथ रिएक्ट होकर के कैल्शियम कार्बोनेट का पीपीटी का कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन कर देता है, जो कि एक पीपीटी है और ये कंटेनर के अंदर जमा हो जाता है। और पूरे रिएक्शन का ये जो रिएक्शन है वो ड्राइविंग फोर्स है। तो बस आपको बस यही दो बात याद रखना है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनाइन इज कॉल्ड RDS एंड अनदर इज जो कार्बन डाइऑक्साइड सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को हीट करने से मिला है, वो कार्बन डाइऑक्साइड कैल्शियम ऑक्साइड के साथ रिएक्ट होकर के कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन किया है, जो एक पीपीटी है, और पूरे रिएक्शन का ड्राइविंग फोर्स यही रिएक्शन माना जाता है। उम्मीद करता हूं आपको डीकार्बोजाइलेशन रिएक्शन काफी अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आ रहा है तो आप सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। और नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको डीकार्बोजाइलेशन रिएक्शन के ऊपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, जहां से आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डीकार्बोजाइलेशन रिएक्शन के ऊपर क्वेश्चन ना छोड़ें। थैंक यू सो मच।